नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में आज बात किसानों की होगी। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा। कल फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसानों को कर्ज पर ब्याज माफ होगा। अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। सरकार के नए ऑफर पर क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का? आइए सीधे उनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। सरकार झुकने को तैयार नहीं, आप झुकने को तैयार नहीं। नमस्कार राकेश जी। मंत्री जी ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या हल चाहते हैं आप? कब तक इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहेंगे? नहीं, कोई हम आंदोलन ऐसे ही चलाने आ रहे कि आंदोलन हम ऐसे ही चला रहे, कहीं किसी बगैर मतलब के आंदोलन चला रहे। उन्होंने क्या क्या कंडीशन लगाई है बातचीत करने के, वो भी जरा बता तो सबको पता चल जाए। क्या कहा उन्होंने? सरकार तो पैसा दे रही है एपीएमसी मंडी के लिए, आप कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, कैसे दे रहेगी पैसा? पैसा मंडियों को कहाँ से आ रहा? कहीं में देंगी पैसा? वे वेयर हाउसिंग बढ़ाने के लिए पैसा देंगी, मतलब बाया मंडी पैसा देंगे। वे गोदाम बनाने के लिए पैसा देंगे। उससे किसानों का क्या वो है? ये कहीं नहीं दे रहे। 1 लाख करोड़ रुपया वे मंडी को दे रहे हैं। किसानों की फसलों का रेट तो दे नहीं रहे, मंडियों में पैसा दे देंगे वे। हमको कीमतें दे दो, कर्जा नहीं चाहिए, हमको कीमत दे दो। गेहूं बेच रहा है किसान 1200 रुपया में, 1400 रुपया में। एमएसपी देंगे नहीं, कर्जा देंगे जी। 1 लाख करोड़ रुपए का देंगे कर्जा। कहाँ दे रहे भाई? किसको दे रहे? निवेश कर रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में निवेश कर रहे हैं। अगर मंडियां खत्म करनी होती तो सरकार निवेश क्यों करती? राकेश टिकैत जी कहीं नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे? जाकर देख तो लो एक बार, बताओ तो कहीं कहीं में करेंगे। इसका जो पैसा है ये किस किस उस वजह का मद में वो बता दें। कल घोषणा हुई है, कल कैबिनेट की जो नई जो विस्तार हुआ, घोषणा तो हुई घोषणा तो 15 लाख रुपए की खाका तो टेबल पे बैठी है ना, टेबल पे बैठी है ना सरकार के साथ, तभी तो सरकार बताएगी कि किस मद में कितना खर्च करेगी। कहाँ है सरकार? तो कहाँ है सरकार? हम तो बात करना चाह रहे हैं। 8 महीने से सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार 22 जनवरी के बाद में नहीं मिली कहीं। टिकैत साहब, मैं चाहती हूँ, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ टिकैत साहब, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं नरेंद्र सिंह तोमर की जो कृषि मंत्री हैं उनकी वो बातचीत आपको सुनवा दूं जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। एक बार सुन लीजिए, शायद हो सकता है उसमें आपको कुछ अपना भला दिख जाए और आप बातचीत के लिए तैयार हो जाए। और तो एक बार सुन लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने कल क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं एक बार। ठीक है। एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहाँ के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहाँ के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूँ कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। टिकैत साहब, आपने सुना, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश अगर सरकार कर रही है तो उस मंडी को खत्म करने के लिए तो नहीं करेगी। 1 लाख करोड़ रुपए पानी में डुबोने के लिए तो सरकार निवेश नहीं करेगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो किसानों का ही फायदा है। भी सुन लो, ठीक है। वो एक मंडी भी एक इकाई है पूरे एग्रीकल्चर में। मंडी भी एक इकाई है और उसमें कर्जा देने के लिए वो कह रहे हैं।
ये नहीं कि 1 लाख करोड़ रुपया पूरा मंडी को डेवलप करेंगे, उसको चमचमाती मंडी बनाएंगे, ऐसा नहीं उसने कहा। यही उसने कहा है, कि आप जो गलत उससे समझ रहे हैं। कर्जा देंगे टिकैत हम, साहब, वो उस पे कर्जे की तीन- अलग बात तीन है। टिकैत साहब, आप अच्छा, गलत समझ सारी रहे हैं। ये मंडी में निवेश किया जा रहा है 1 लाख करोड़ का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। गाइडलाइन उसकी मंगा लो पूरी, और फिर बात कर लेंगे। उसके एक प्रेस नोट हम जारी करेंगे आज, वो दिखा देना उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो मंगा लिया हमने सारा, ठीक है। और दूसरी रही चीज, हम तो कह रहे कि आप हमको भाव भी दे दो ना, जो एमएसपी की उन्होंने बात करी, आप दे दो, उस पर गारंटी बना दो कि बाजार खरीद दे या सरकार खरीद दे, उसके कम पे खरीद नहीं होगी, आप उस पर गारंटी दे दो हमको। टिकैत साहब, रही है कि किसान ये आंदोलन खत्म करें, बताओ। टिकैत साहब, तो मतलब आंदोलन खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बताओ, कैसे ही चलता रहेगा? हाँ जी। ऐसे ही आम आदमी परेशान होता रहेगा। आपने सड़कें जब रोक रखी हैं, लोगों को नौकरी में जाने में दिक्कत हो रही है, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, पेट्रोल की वेस्टेज हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब हमारे उससे हो रही है, ये सरकार को कहो ना, ये जो महंगाई बढ़ रही है सरकार के उससे बढ़ रही है, हमारे उससे नहीं बढ़ रही। भाई हमें तो भाव दे दो ना आप। टिकैत हमारे साहब, साथ बातचीत पंजाब में कर लो। रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये बातचीत करना चाहते सरकार हैं जो कि आंकड़ा दे बातचीत रही है, सरकार जो आंकड़ा दे रही है, अभी कृषि मंत्री ने भी जिक्र किया कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में, रिकॉर्ड खरीद हुई है। क्यों इस सच से आप मुकर रहे हैं? अच्छा, फसल बिहार की वालों की रिकॉर्ड खरीद। अच्छा, ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है। बिहार के किसान का क्या होगा, जिनकी मंडियां खत्म होगी? बंगाल के किसान का क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, सब जगह का किसान है ना। सबकी खरीदो या बाजार उस रेट से नीचे ना जाए, ठीक है। उस पर भी तो बात हो मतलब जाए क्या राकेश टिकैत, कल जो कृषि मंत्री ने अपील की है किसान नेताओं से कि टेबल पर आए, सरकार हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है, क्या राकेश टिकैत तैयार नहीं है सरकार के साथ मेज पर बैठने के लिए? नहीं, हम बिल्कुल तैयार है मेज पे बैठने के लिए। कंडीशन नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि कानून तो खत्म नहीं होगा, कोई और बातचीत करनी हो तो आ जाओ, ये भी तो कहा है ना, वो भी बता दो। ये नहीं कहा राकेश टिकैत साहब, वो कह रहे हैं कि चैनल सारी बात बता रहा है, ये नहीं कहा चाहते हैं, ये नहीं कहा कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा, तो अगर वे ये नहीं कहा तो हम बातचीत करने को तैयार है। आप अपने चैनल पे कह दो कि उन्होंने ये नहीं कहा, वे बातचीत करने को तैयार है, ये बता दो। ठीक है। अच्छा टिकैत साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बंगाल में तो आप ममता दीदी के साथ खड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश में क्या प्लान कर रहे हैं? ना, ममता के साथ तो नहीं हम खड़े थे, ममता तो मुख्यमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री बन गई जब उससे मिलने गए। क्यों, चुनाव से पहले आप गए थे वहां पर? मुख्यमंत्री से मिलने गए। चुनाव से पहले आप गए थे बंगाल? हाँ, चुनाव से पहले क्यों जाना बंगाल? हाँ, बंगाल में चुनाव से पहले जाना कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी थी, कोई कोर्ट का स्टे था कि हम चुनाव से पहले नहीं जा सकते? गए थे, वहाँ के किसानों को ये बताने गए थे ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। किसके साथ? हाँ, तो सुन तो लो ना, अरे आप सुन तो लो, आप पहले बंगाल का बता दो फिर यूपी का बता दूंगा। उत्तर प्रदेश में इसलिए गए थे, ये चुनाव लड़ रहे थे, या एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। ये कोई चावल से क्या करना चाह रहे थे? ये हमने कहा कि जो चावल मांग रहे हैं दिल्ली से आके लोग, इनको कहो कि इसकी एमएसपी दे दो, इसको 1800 रुपए इसकी एमएसपी है, इस पर खरीद हो जाए। तो उन्होंने 1800 रुपए मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने गाँव में जाना बंद कर दिया। टिकैत साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप बंगाल की धरती पर उतरे तो आपने कहा कि बीजेपी को हराना है। हाँ, क्या कहा आपने? ठीक है, बीजेपी की वहां पर हार भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसे हराना चाहते हैं बताइए ना? क्यों, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, चुनाव है ना। नहीं, वहाँ क्या दिक्कत होगी? हम उत्तर प्रदेश में जब बात आएगी फिर यही बात कहेंगे हम। उत्तर प्रदेश में भी यही बात कहेंगे ना, और क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? अच्छा, ये तो बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसके साथ हैं? उत्तर प्रदेश में किसके साथ हैं? राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं है। हम इनको कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। बिजली का क्या रेट है? हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है। यहाँ 175 रुपये हाउस पावर है और हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है।
देश में गेहूं तो का रेट तो एक ही है, ये बिजली के रेट अलग अलग कैसे? पंजाब में फ्री है बिजली किसान को। गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, 4 साल से बढ़ा नहीं। टिकैत साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना मायावती कि ने अगस्त 80 से रुपए उत्तर बढ़ाया, प्रदेश में अखिलेश आंदोलन यादव ने करेंगे। 50 रुपए बढ़ाया। टिकैत साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन तो करेंगे, तो करने किसके के खिलाफ आंदोलन अपनी करने जा बात- रहे हैं? क्यों? योगी जी के आंदोलन खिलाफ? करना सरकार के खिलाफ करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे? तो जहां सरकार चुनाव अगर होगा योगी वहीं जी की है आंदोलन तो उन्हीं के करेंगे। खिलाफ करेंगे। जहां चुनाव गन्ने- होगा वहीं आंदोलन करेंगे ना। अच्छा, 4 साल से रेट नहीं बढ़े तो हम बात भी ना करें अपनी? रेट बढ़ाओ। गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा, आलू का किसान आत्महत्या करेगा, बाजरे की खरीद नहीं होगी, गेहूं की खरीद नहीं होगी, धान की खरीद नहीं होगी, हमने गन्ना दे दिया उसके पैसे नहीं मिलेंगे और हम बात भी ना करें। तो मतलब आप आंदोलन जो करने जा रहे हैं वो आप इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको फसल की कीमत मिले। चुनाव से आपका कोई लेना देना नहीं है, सरकार का विरोध के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं आप। चुनाव से क्या मतलब? हम तो सरकार का विरोध तो करेंगे, पर जिला सरकार जिसकी है तो उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। लेकिन टिकैत साहब, ये भी तो सोचिए कि जिला पंचायत के चुनाव में तो बम्पर जीत हो गई बीजेपी की, आपके खुद के इलाके से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। हाँ, जीत तो हो असर तो नहीं हो रहा फिर इसका मतलब आपकी बात का? क्या किसान आपके खिलाफ चले गए हैं? ना, जीत गया, आज जीत गया हो, हमने मान लिया जीत गया। नहीं, ऐसे कैसे, क्यों कह रहे हैं आप हमने मान लिया? मैं समझना चाहती हूँ आपसे। अरे, और जब जीत लिया और समझना चाह रही तो एक बार जाकर देख लो वहां पे कैसे जीत गया। ये नहीं पता आपको कैसे जीत गया? क्यों आप धांधलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं? क्या लखीमपुर खीरी में हो रहा है? हाँ, ना आप लगा रहे हो तो आपको पता है, आप बोलने की हिम्मत नहीं है चैनल वालों की, इसलिए आप अपने आप ही तो बता रहे धांधलीबाजी मैं आपसे हुई। पूछ रही हूँ, आप ही कह रहे। मैं आपका इंटरव्यू आप कर रही हूँ। बताओ ना कि धांधलीबाजी हुई ना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट, गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट जीते, जनता ने 2 जिताए और पर्चा भरने वाला नहीं पाया कोई सामने। टिकैत साहब, 60 से अधिक जिले बीजेपी जीत गई तो क्या हर जगह धांधलेबाजी हो गई? ये कैसा आरोप है टिकैत साहब? ना, कहीं नहीं हुई। ओहो, बहुत धार्मिक पार्टी है, बिल्कुल ही धार्मिकवाद पे चल रही है, कुछ करती नहीं। इससे बड़ा कर्म कांड नहीं हो सकता कहीं जो यूपी में हुआ, नहीं हो सकता। क्या पर्चा ही ना भरने दिया हो, गायब हो गए। जो अधिकारी पर्चे देते थे ना, उसके में अभी प्रमुख के चुनाव थे 2 दिन पहले, वो पर्चे भर रहे थे तो वो अधिकारी वहां से गायब हो गए, वहां से सीट पे ही नहीं बैठे, वो कैंडिडेट बाहर बैठे रहे। भाई पर्चा अधिकारी थे ही नहीं, वो 6:30 बजे आए, 5 बजे का उनका टाइम था। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट, किस अधिकारी को क्या करना है, प्रेस को कौन सा क्वेश्चन करना है, वो सारा वहां से फीडबैक होकर आता है। टिकैत साहब, अच्छा टिकैत साहब, अगर इतनी बड़ी सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए। टिकैत साहब, हाँ बताओ जी। बीजेपी को तो आपने कह दिया कि बहुत ही कर्मकांड वाली पार्टी है, तो नाराजगी नाराजगी जो है वो शहद में लपेट के हमें सुनाई दे रही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत मायावती के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं, ओवैसी के साथ हैं, किसके साथ हैं? जब मैं तो ये बताया कि मायावती ने 80 रुपया बढ़ाया, या जयंत सिंह के साथ हैं? अखिलेश यादव ने 50 रुपए बढ़ाया अपने कार्यकाल। 1 मिनट सुन तो लो आप। और गन्ने का रेट क्या, योगी जी इतने कमजोर तो है नहीं दोनों से के उनसे कम पे बढ़ाए, इनको भी बढ़ाने चाहिए। एक ने 80 रुपए बढ़ाए, एक ने 50 रुपए बढ़ाए, तो कम से कम 65 रुपए तो इनको भी बढ़ाने चाहिए। 65-70 रुपए तो बढ़ने चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही, हम किसी के साथ नहीं है, हम अपनी बात कहेंगे। 80 रुपए जिसने बढ़ाए मायावती, उनके साथ हैं क्या? गन्ने का भुगतान भी चाहिए। नहीं, अच्छा बढ़ाए तो कह भी ना क्या? अगर मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए तो यहाँ कहना कोई पाप है क्या, या पाबंदी है, या जुबान पे बंदूक का पहरा है? कह भी ना क्या? नहीं, या कहना कोई गुनाह है आपके चैनल पे? बिल्कुल नहीं टिकैत साहब, इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूं ना कि विधानसभा और चुनाव, अखिलेश यादव ने बढ़ाए और हम तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश, इनको 100 रुपए बढ़ाने चाहिए, तो हम तो इनका भी धन्यवाद देंगे योगी जी का कि भाई 100 रुपए बढ़ाए। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा और अगली सरकार जब दूसरे की किसी की बनेगी तो हम उसमें कह करेंगे मायावती ने इतने बढ़ाए, अखिलेश ने इतने बढ़ाए, योगी जी ने इतने बढ़ाए।
ठीक और है अगली साहब, जब सरकार आएगी तो वह कितने बढ़ाएगी? ठीक है साहब, मेरे बढ़ाने पास चाहिए। समय की थोड़ी सी पाबंदी है। छोटा सा जवाब, आप सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब। टेबल पर आप सरकार के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में आप किसके साथ हैं? क्या योगी सरकार को हराने के लिए आप किसी दल के साथ हैं? बिल्कुल हाँ, ना, हम किसी के साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं। और सरकार से ही बातचीत होगी, टेबल पर बैठने को हम तैयार हैं। हमारी बात करवा दो सरकार से। हाँ, अच्छा, छोटा सा जवाब, किस दल के साथ हैं? अखिलेश यादव या मायावती? हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब, हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी। लेकिन हमारी भी आपसे यही अपील है, सरकार के साथ बैठिए, इस आंदोलन के कुछ हल निकालिए, रास्ता निकालिए और खत्म कीजिए। नमस्कार। अयोध्या में सरयू नदी में 12 लोगों की डूबने की खबर है। एक ही परिवार के 12 लोग गुप्तार घाट पर स्नान कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। 6 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है, 6 लोग अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री योगी तक पूरे मामले की जानकारी पहुंची है और उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से करने के आदेश भी दिए हैं। पीएसी के गोताखोर लगाए गए हैं। 6 लोग जो अभी भी लापता हैं उनको ढूंढा जा रहा है। गुप्तार घाट पर यह पूरा हादसा हुआ। 12 लोग एक ही परिवार के थे। हालांकि जो 6 में से 3 लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार इस समय अस्पताल में चल रहा है। परिसीमन को लेकर जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ जाएंगी। बड़ी खबर ये भी है कि मार्च तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो परिसीमन आयोग ने, जो परिसीमन कमीशन बनाया गया है, जो आयोग बनाया गया है, उसने ये बड़ी जानकारी दी है कि 7 सीटें विधानसभा में बढ़ जाएंगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लिए सीटों का बढ़ना बेहद अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर के विकास की राह में उठाया गया ये कदम भविष्य को देखते हुए उठाया गया है। 7 सीटें बढ़ने का मतलब क्या है, इसे आपको समझाते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 83 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन अब 90 हो जाएंगी। जम्मू में 37 सीटें और कश्मीर में 46 सीटें। लेकिन अब जम्मू में 44 सीटें हो जाएंगी, जबकि कश्मीर में 46 सीटें ही रहेंगी। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of census 2011 as per section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग ने 290 से अधिक दलों और संगठनों से मुलाकात की है। इन दलों और संगठनों में कुल मिलाकर 800 सदस्यों से परिसीमन आयोग ने सीटों को बढ़ाने पर बातचीत की। इन 800 लोगों से मिलने के बाद जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। मतलब जो कि आम लोग अगर परिसीमन आयोग की सिफारिशों में कुछ प्लस माइनस या अल्ट्रेशन करना चाहते हैं या कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो वो उसमें रख सकते हैं। उस राय को रखने के बाद अगर परिसीमन आयोग को ये लगता है कि वो राय जायज़ है और उसे इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए तो उस पब्लिक डोमेन के बाद उस राय को भी इसमें डालकर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। वैसे पीडीपी सहित कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो लगातार परिसीमन का विरोध करती रही हैं। आयोग का कहना है कि अगर वो भी मिलने आते तो ठीक रहता। The commission met more than 290 groups of the people, including recognized political parties, registered parties, local bodies, civil societies, and these groups of 290 groups were consisting of something around more than 800 persons. आयोग ने कई बातें साफ-साफ कही हैं कि इसमें न सिर्फ पारदर्शिता बरती जाएगी बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आयोग के मुताबिक परिसीमन 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पर किया जाएगा। लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया कानून के मुताबिक और पारदर्शी तरीके से होगी।
परिसीमन में भौगोलिक स्थितियों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। पहाड़ हैं और यहाँ पर बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं, तो परिसीमन आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जहाँ 2011 के सेंसस को इस परिसीमन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया जाएगा, वहीं जम्मू कश्मीर की भूगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाके इतने दूर दराज हैं कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आना है तो उन्हें कई कई दिन लग जाते हैं। परिसीमन आयोग का साफ कहना था कि आम लोगों की राय के आधार पर ही काम किया जाएगा। इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिससे लोगों को अगर परिसीमन पर राय देनी होगी तो वो इस नोडल ऑफिसर को राय दे सकते हैं। जाहिर है, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद परिसीमन जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए दूसरा बड़ा कदम साबित होगा। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। भले ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं की जा रही है, भले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में घुसपैठ की 3 बड़ी कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। 2 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की 3 बार पोल खुली। दो हफ्ते के भीतर एलओसी पर हुई 3 बार बड़ी घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ की तीनों कोशिशें नाकाम की। पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर का पालन कर रहा है। फरवरी में हुई सीज फायर एग्रीमेंट के बाद उसने एक बार भी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ भारत को परेशान करने की उसकी नापाक साजिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश की। करीब 2 हफ्ते पहले जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए सुंदरबनी सेक्टर के दादल इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया इन घुसपैठियों को उनके सही ठिकाने तक पहुंचाने के लिए। 29 जून को सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली कि सुंदरबनी सेक्टर में आतंकियों का एक दल घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। खुफिया सूचना के मुताबिक इस दल में 3 से 4 आतंकी थे। फौरन एजेंसियां हरकत में आ गईं। उनकी तलाश के लिए एक बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन सेना ने लॉन्च किया। मकसद था आतंकियों की सटीक लोकेशन को डिटेक्ट करने का। 8 जुलाई को घुसपैठ कर रहे आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली। सेना ने फौरन सर्च एंड डिस्ट्रॉय पेट्रोल को आतंकियों से निपटने के लिए भेजा। कुछ घंटों बाद दादल के जंगल वाले इलाके में सेना की टुकड़ी ने आतंकियों को स्पॉट कर लिया। आतंकियों को घेरने के बाद सेना ने उन्हें चैलेंज किया। गिर जाने से घबराए आतंकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना के जवानों ने वापसी फायरिंग की। अब तक आतंकियों को यह पता चल चुका था कि उनका यहां से बचकर निकलना बेहद मुश्किल है। बहुत देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आतंकियों ने बीच बीच में हैंड ग्रेनेड भी फेंके। आखिरकार जीत भारतीय सेना की हुई। एलओसी पर घुसपैठ करने वाले 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए दोनों ही आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिलिटेंटों द्वारा की जा रही ये घुसपैठ नाकाम तो कर दी। 2 घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन इसकी कीमत भी सेना को चुकानी पड़ी। 2 जवान इस एनकाउंटर में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये तस्वीर नायब सूबेदार श्रीजीत एम की है। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ रोकने वाली टीम में श्रीजीत भी शामिल थे, लेकिन आतंकियों से हुई जबरदस्त लड़ाई में इन्होंने अपनी जान देश के ऊपर कुर्बान कर दी। ये तस्वीरें सिपाही मारूप्रोलू जसवंत रेड्डी की हैं। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जसवंत भी घायल हो गए थे। जख्म इतने ज्यादा गंभीर थे कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने में देश ने अपने 2 वीर पुत्रों को खो दिया। दोनों ही जवान आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। श्रीजीत और जसवंत की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गई ये तीसरी कोशिश है।
अभी परसों ही जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की एक कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। बुधवार की सुबह नौशेरा सेक्टर में 3-4 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सर्विलांस टीम चौकस थी। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हुई इस हरकत को फौरन पकड़ लिया गया। घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों और सेना के जवानों के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती रही। आखिरकार सेना के जवानों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्वेलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। सेना ने इस आतंकी के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। इनमें एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो दुनिया को दिखाता है कि वो सीज फायर का पालन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार लॉन्च पैड से मिलिटेंट्स की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा हुआ है। अभी 25 जून को भी सेना ने ऐसी ही एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया था। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में जिस घुसपैठ को सेना और BSF ने नाकाम किया, उसी में ये हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। घुसपैठ को रोकने के लिए कुपवाड़ा पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और BSF ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। अपनी जान बचाने के लिए आतंकी सामान छोड़कर वापस POK में भाग गए। इस मुठभेड़ में आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल को जब्त किया गया। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड भी इसमें मौजूद थे। साथ ही गोलियां भी बड़ी मात्रा में छोड़कर वो भाग गए। इसके अलावा हेरोइन के 6 पैकेट्स भी बरामद हुए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 30 करोड़ थी। FATF के डर से पाकिस्तान ने सीजफायर समझौता मान तो लिया है, लेकिन भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। LOC पर आतंकियों की लगातार हो रही घुसपैठ इसी का सबूत है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसकी हर कोशिश को भारतीय सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हर कीमत पर नाकाम कर देंगी। कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एजेंसियों को यह खबर मिली थी कि बांदीपोरा के हाजिन में लश्कर का ये आतंकी मौजूद है। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जाल बिछाया। चेकिंग के दौरान इस संदिग्ध को पकड़ा गया और अब इसका नाम जो पता चला है वो है मुजम्मिल शेख। अभी हाल ही में ये लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है। बांदीपोरा से ये गिरफ्तारी हुई है। मैं बिहार की बात कर रही हूं। बिहार वासियों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इसके बाद उन्हें बाढ़ का कहर झेलना होता है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बारिश लगातार हो रही है और बिहार की करीब करीब सभी नदियां किनारों को तोड़ चुकी हैं। नतीजा यह है कि सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ तो जैसे बिहार की नियति बन चुकी है। वैसे तो फसलों के लिए बारिश बेहद जरूरी है, लेकिन बिहार में जैसे ही बारिश शुरू होती है, बिहार के लोग दहशत के साए में आ जाते हैं। वजह वही पुरानी है, बाढ़ से होने वाली तबाही। चारपाई पर कंबल ओढ़े जो आदमी आपको नजर आ रहा है, उनका नाम बलदेव महतो है। तबीयत खराब है, लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए इनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बाढ़ की वजह से बागमती नदी का पानी उनके गांव बरौनी में भी घुस चुका है। किसी तरह चारपाई पर लादकर इन्हें नाव पर लाया गया। पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मेरे पास कोई सुविधा न होने के कारण, पानी नदी में बहुत बढ़ जाने के कारण हम लोग आ नहीं पाए हैं। हमारा घर 3 किलोमीटर दूरी है।
जहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, नहीं कोई यातायात सुविधा है। हम लोग यहाँ से पैदल चलकर ही जाते हैं। अभी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण हम लोग खटिया पर इनको लेकर आए हैं। यहाँ नहीं कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है। बलदेव महतो की तबीयत रात से ही खराब है, लेकिन बारिश और बाढ़ में इन्हें अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। एम्बुलेंस को फोन किया तो वो भी नहीं आई। उम्मीद ये थी कि नदी पार कर जब उस पार पहुंचेंगे तो शायद एम्बुलेंस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाव पर ले जाना भी बाढ़ वाले हालातों में खतरे से खाली नहीं था। जैसे तैसे मरीज को लेकर उस पार पहुंचा गया। सैदपुर पहुंचने के बाद ऑटो से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर ने तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कहकर बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मेरे बाबा को तबीयत खराब होने के कारण हम लोग बहुत परेशानी में आ गए हैं। कोई दवाई की व्यवस्था भी नहीं है हमारे गांव में। मेरा गांव बगौनी है और बांध रक्सिया से 3 किलोमीटर अंदर बांध के अंदर में पड़ता है। हम लोग खट्टी के सहारे से लाए हैं अपने बाबा को और अभी बांध तक आए हैं, लेकिन एम्बुलेंस को भी कॉल किए, लेकिन उसका भी कोई फोन लग नहीं रहा है। यहाँ हर साल यही होता है। कई लोगों की जान बाढ़ में फंस जाने की वजह से चली जाती है, क्योंकि अस्पताल तक पहुँचने का साधन नहीं मिल पाता। पुल बनाने की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर सालों से नाव से ही आर पार होता है और बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और जब बरसात का दिन ख़त्म होता है तो उस समय लोग अपने सहयोग से रास्ता बना लेते हैं, आते जाते। ये काफ़ी बीमार हैं और इनको नाव से पार करके यहाँ लाया गया है, खटिया पर लेकर के आया गया है। 3 किलोमीटर दूर से बगौनी गांव है, वहाँ से कम वहाँ की आबादी 30 से 35 हज़ार आबादी है। और वहाँ के लोग टोटल 3 किलोमीटर पैदल आने के बाद इसी नदी से उनको उतरना पड़ता है। और आज तक यहाँ पर पुल का निर्माण कितना मरतबा यहाँ से भेजा गया, कहीं से कोई उसका सुनवाई नहीं है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है। निर्मली और मोरौना ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम लोग घर से आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। 4 रोज से पानी हेल के नहीं होता है तड़पने के लिए, तो बाल बच्चा टपाता है तब आते हैं बाहर। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। देखते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।